हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्रवास सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 26 को जो क्या है एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम मॉडल पेपर 25 को जो है क्या है एनालिसिस कर चुके हैं और आप सबके लिए आज का जो टारगेट जो है वो है 38 क्वेश्चन का। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन को मॉडल पेपर को एनालिसिस किया। सभी की पीडीएफ जो है वो आपको आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे जो क्या है प्रोवाइड करवा दी गई थी और इसी प्रकार से बाकी सभी मॉडल टेस्ट या महत्वपूर्ण क्लासें होगी, सभी की पीडीएफ जो है आपको आर्मी स्टडी पॉइंट चैनल पे क्या है प्रोवाइड होगी। तो चलिए आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है जो कहाँ स्थित है, लोथल। कौन सा बंदरगाह है? लोथल बंदरगाह है। और ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अंदर। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। फिर इसका जिला पूछा जाता है, जिला पूछा जाता है तो ये कहाँ स्थित? एक्चुअल स्थिति की अगर बात करें तो अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है और एकमात्र ये क्या है बंदरगाह है। फिर इसकी आती है खोज, लोथल स्थल की खोज पूछी जाती है तो इसकी खोज जो है वो 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में लोथल स्थल की क्या की गई थी? खोज की गई थी। किसके द्वारा, यानी खोजकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव, रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में क्या है स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का ये एकमात्र स्थल है जिसकी खोज कब की गई? 1954 के अंदर। किसके द्वारा की गई थी? रंगनाथ राव द्वारा। एक इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे, धोलावीरा, धोलावीरा जो स्थल है वो कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ है? गुजरात में, गुजरात की के कच्छ की खाड़ी के अंदर, कच्छ की खाड़ी के अंदर ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद, प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद पूछा गया है। सबसे पुराना और सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। आप सबको पता है कुल वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन से कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सबसे पहले या बात करें हम प्राचीन की तो सबसे पहले पे आता है ऋग्वेद, दूसरे नंबर पे आता है यजुर्वेद और तीसरे पे आता है सामवेद और अंतिम वेद जो है वो पूछा जाता है वो अथर्ववेद। प्राचीन या प्रथम वेद या सबसे प्राचीन या अंतिम वेद ही पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के अंदर जो है वो किस क्या उल्लेख मिलता है? तो इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सामवेद जो है इसके अंदर क्या है? संगीत का जनक, संगीत का जनक या संगीत का इसमें क्या है उल्लेख मिलता है। फिर आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर क्या है? मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का, मंत्रों का क्या है? उच्चारण की जो विधि जो है, प्रक्रिया जो वो किस वेद में सम्मिलित है? तो यजुर्वेद के अंदर। अथर्ववेद जो जिसको क्या है? ये अंतिम वेद। कौन सा वेद है? अंतिम वेद है जिसके अंदर क्या है? जादू टोना, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। यजुर्वेद के अंदर जो है वो मंत्रों का उच्चारण मिलता है। सामवेद के अंदर जो है वो संगीत का उल्लेख मिलता है जिसे संगीत का जनक कहा जाता है और गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। कुल वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। क्लियर है? सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद और अंतिम वेद या सबसे नवीनतम वेद अगर पूछा जाए तो कौन सा है? अथर्ववेद। चलिए अगला क्वेश्चन, मेहरौली के लोहे स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? देखिए, मेहरौली का लोहा स्तंभ का निर्माण किसने करवाया या इसकी स्थिति पूछी जाती है कि कहाँ स्थित है? तो इसका निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, जिसको क्या है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और ये लोहा स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के अंदर। कहाँ स्थित? दिल्ली के अंदर स्थित है। इसकी एक बात और याद रखें, सबसे प्राचीन, सबसे सबसे प्राचीन लोहा स्तंभ, लोहा क्या है? स्तंभ, लोहा स्तंभ कौन सा है? तो मेहरौली का लोहा स्तंभ है जो दिल्ली के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या आपको मिलेगा ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उपनाम जो है वो क्या है? विक्रमादित्य। चलिए अगला क्वेश्चन, मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया था? देखिए, मारो फिरंगियों का नारा जो है, नारा जो है किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। कब दिया था? 1857 की क्या है क्रांति के समय क्या है ये नारा दिया था। फिर याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत पूछी जाती है। शुरुआत एक्चुअल डेट कब थी? तो 10 मई। कब? 10 मई 1857 को इसकी क्या है शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी? तो बैरकपुर छावनी मेरठ से, बैरकपुर छावनी मेरठ,
यूपी से इसकी क्या है शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। और मंगल पांडे ने मारो फिरंगियों का नारा जो है वो क्या है 1800 क्रांति के समय ही क्या है नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा जो है भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए मानक समय रेखा जो है वो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कुल संख्या पूछी जाती है या इसमें से किस से होकर गुजरती है, इन निम्न में से किस से होकर नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, चौथा जो है वो उड़ीसा, और पांचवा अंतिम राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर क्या है मानक समय रेखा गुजरती है, जहां से भारत का क्या है समय जो है निर्धारित किया गया है वो कौन से है मानक समय रेखा से किया गया है। स्थान पूछा जाता है तो नैनी, नैनी नामक स्थान है जो यूपी के अंदर स्थित है, जहां से भारत का क्या है समय लिया गया है, भारत का क्या है समय दर्शाया गया है या समय लिया गया है। और एक बात इसकी याद रखेंगे, मानक समय जो है वो समय जो है वो ग्रीनविच रेखा से क्या है 5.5 घंटे भारत का क्या है आगे है, 5.5 घंटे क्या है आगे है ग्रीनविच रेखा से। तो क्लियर है? तो इसमें से किस राज्य से होकर क्या नहीं गुजरती? तो बिहार, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? गुरु शिखर जो चोटी जो है वो कहाँ स्थित है? तो गुरु शिखर जो है वो राजस्थान में स्थित है। और किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अरावली की, अरावली पर्वत श्रृंखला की क्या है सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो प्राचीन, यानी कि सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार जो है जो मुख्यतः जो विस्तार जो मिलता है इसका क्या है राजस्थान में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर यानी पर्वत पर ये क्या है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो वाराणसी के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है? भारत की औसत यानी कि पूरे भारत की जो है वो साक्षरता दर जो है वो कितनी है औसत? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कितनी है? 73। फिर बात आती है सर्वाधिक की, सर्वाधिक, सर्वाधिक किस राज्य की है? या सबसे कम या न्यूनतम की बात करें तो सर्वाधिक जो है वो केरल राज्य की है। किसकी है? केरल राज्य। किसकी है? केरल। न्यूनतम की अगर बात की जाए तो बिहार राज्य की, बिहार राज्य की है। केरल की जो है वो 94% से भी क्या है अधिक है। और बिहार की जो है वो 62%, यानी कि एक्चुअल मान जो है वो 61.80% है एक्चुअल मान। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ये भी आपको ध्यान रखना 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कल हमने पढ़ा था इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट, सम्राट अशोक द्वारा, सम्राट अशोक द्वारा इसका क्या है निर्माण करवाया गया था। और ये भी याद रखें, नई करेंसी जो है भारत की मुद्रा जो है 200 रुपए का जो नोट है करेंसी है, उस पे जो चित्र जो लगा हुआ किसका है? वो सांची के स्तूप का ही क्या है फोटो लगा हुआ है, ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारतीय थल सेना आर्मी डे जो है वो कब मनाया जाता है, किस तिथि को जो है मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 15 जनवरी को बनाया जाता है। और ये 1949 के अंदर भारत के प्रथम प्रथम अध्यक्ष कह सकते हैं ए एम करियप्पा, के एम करियप्पा, के एम करियप्पा ने जो क्या है भारत की भारतीय थल सेना की क्या है इस दिन 1949 को, यानी 15 जनवरी 1949 को क्या है भारतीय थल सेना की क्या है कमांड संभाली थी। इस उपलक्ष्य में क्या है आर्मी डे यानी कि थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? देखिए सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह
तो देखिए याद रखें, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे जो ग्रह होगा वो क्या होगा, सबसे ठंडा ग्रह होगा, और सबसे नजदीक जो होगा वो सबसे गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे नजदीक आप सबको पता है कौन सा है, बुध ग्रह, लेकिन गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह, जो दूसरे स्थान पे आता है। कौन से दूसरे स्थान पे आता है, इसका मुख्यतः कारण पूछा जाता है काफी बार। तो इसका मुख्य कारण जो है वो क्या है, CO2 की मात्रा अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है अधिक होने के कारण ये क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा, वरुण ग्रह, यानी सबसे सूर्य से सबसे दूर अस्तित्व ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है, वरुण। सबसे ठंडा कौन सा है, वरुण। सबसे गर्म की अगर बात की जाए तो कौन सा है, शुक्र। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह। कौन सा है, सॉरी, बुध ग्रह नजदीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, लंबी नदी, बड़ी नदी पूछी गई है, यानी कि आयतन के अनुसार जो है वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। कौन सी है, अमेजन नदी है। और सबसे लंबी की अगर बात की जाए तो कौन सी है, नील नदी। फिर बात करें भारत की, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, जो भारत की क्या है, राष्ट्रीय नदी है। फिर इसकी लंबाई पूछी जाती है, लंबाई, इसकी लंबाई पूछी जाती है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। फिर इसकी एक सहायक नदी पूछी जाती है गंगा की, सहायक नदी, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, सहायक नदी। तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी, यमुना नदी। 17 अप्रैल को यह भी पूछा गया, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा है। और गंगा नदी की लंबाई भी पूछी गई है, और सबसे बड़ी सहायक नदी भी क्या है, पूछी गई है। तो याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी की अगर बात की जाए तो कौन सी है, अमेजन नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से तटीय सीमा रेखा पर अस्तित्व राज्य नहीं है, यानी कि अस्तित्व राज्य नहीं है। तो देखिए बात करें कौन कौन से राज्य हैं, पहला राज्य जो है वो कौन सा है, गुजरात। कौन सा है, गुजरात। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, पहला। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, कौन सा आता है, महाराष्ट्र। तीसरे पे आता है केरल, केरल। चौथे पे आता है कर्नाटक, सॉरी तीसरे पे आता है गोवा। तीन पे कौन सा आता है, गोवा आता है। चार पे केरल आता है। पांच पे क्या आता है, कर्नाटक, कौन सा आता है, कर्नाटक। और छह पे आता है तमिलनाडु, कौन सा आता है, तमिलनाडु। फिर आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता है उड़ीसा, कौन सा आता है, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आता है पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भारतीय तटीय रेखा पर कुल कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य। कितने हैं, 9 राज्य हैं। और कुल तटीय सीमा की कल लंबाई हमने पढ़ी थी, कितनी थी, 15,200 वर्ग किलोमीटर। कितनी क्या है, किलोमीटर की लंबाई जो क्या हमने पढ़ी थी। कितने राज्य आते हैं, 9 राज्य आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया, निम्न में से तटीय रेखा किस राज्य पर अस्तित्व नहीं है। तो देखिए तेलंगाना ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, तेलंगाना राज्य पे, तेलंगाना राज्य नहीं है। गीतांजलि नामक रचना किसकी थी, यानी कि गीतांजलि रचना जो थी वो किसकी रचना थी, इसके रचनाकार कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें इसी उपलक्ष्य के अंदर नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो है वो क्या है, दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है वो किस उपलक्ष्य में दिया गया था, तो साहित्य क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र के अंदर दिया गया था। और किस की लेखन के रूप में दिया गया था, गीतांजलि पुस्तक की रचना की थी, उसके उपलक्ष्य में साहित्य क्षेत्र में इन्हें क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर याद रखना है, भारत के प्रथम व्यक्ति थे, भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1913 में। किस क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य क्षेत्र में। गीतांजलि किसकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर की ये प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है। देखिए ये क्वेश्चन पहले रिपीटेड हो चुका है एक मॉडल पेपर में।
ताप्ती नदी किसका उद्गम स्थल है? उद्गम यानी कि उद्गम स्थल जो है वो कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत से होता है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत दोनों ही जो क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, ये स्थित है, जहां से क्या है, ताप्ती नदी का क्या है, उद्गम होता है। इसकी मुख्य बात याद ये रखना है, मुख्य मुख्य बात ये याद रखना है कि ये पश्चिम यानी विपरीत दिशा में बहने वाली नदियां कौन सी है? तो मुख्यतः नदियां 3-4 नदियां हैं, लेकिन मुख्यतः जो पूछी जाती है वो एक पूछी जाती है नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। दूसरी पूछी जाती है ताप्ती नदी। तो ये विपरीत दिशा में बहने वाली क्या है, प्रमुख 2 नदियां हैं। फिर बात आता है कि विपरीत दिशा की होगी क्लियर, किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में बहती है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में बहती है। एक ऐसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। तो याद रखें ये पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। या तो आपको मिलेगा किस दिशा में बहती है, तो ऑप्शन में मिलेगा पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। तो किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है। किस दिशा से? पूर्व दिशा से होती हुई क्या है, पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सभी नदियां भारत की किस दिशा में बहती है? बाकी सभी नदियां जो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है, बहती है। तो विपरीत दिशा में बहने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। दोनों का ही उद्गम कहां से होता है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत यानी मध्य प्रदेश से इनका उद्गम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है, यानी कि रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी क्या है, किस दिशा की ओर गिरता है? तो ये आगे की ओर गिरता है। और ये भी ध्यान रखिए गति का कौन सा नियम है, गति का ये कौन सा नियम है? ये प्रथम नियम का उदाहरण है। कौन से? प्रथम नियम का क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? रक्तचाप मापने के उपकरण को जो है वो क्या कहा जाता है? किसके द्वारा क्या है, रक्तचाप यानी जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर जिसको बोला जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है? सेप्को मैनोमीटर द्वारा क्या है, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, बीपी को क्या है, मापा जाता है। फिर आपको ये भी याद रखना है, थर्मामीटर में, थर्मामीटर के अंदर देखिए तापमान भी बोल सकते हैं, तापमान। लेकिन अगर देखिए तापमान एक होता है पायरोमीटर, पायरोमीटर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि निम्न ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो निम्न तापमान के लिए किसका किया जाता है? तो इसका किया जाता है थर्मामीटर का। अगर बात की जाए उच्च तापमान, उच्च यानी अधिकतम, उच्चतम तापमान नापा जाता है, वो पायरोमीटर द्वारा क्या है, मापा जाता है। और स्टेथोस्कोप से क्या है, हृदय की धड़कन को क्या है, आकलन किया जाता है, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन। कल हमने पढ़ा था सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है, तो वो कौन सा है, हृदय है। तो क्लियर है, थर्मामीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तापमान मापा जाता है, निम्न ताप। उच्च ताप किससे मापा जाता है, पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर या रक्तचाप किससे मापा जाता है, सेफ्गोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तंत्रिका ऊतक की क्या है, इकाई जो है वो क्या है, तो क्या है, न्यूरॉन। कौन सी है, तंत्रिका, तंत्र की ऊतक की इकाई कौन सी है, न्यूरॉन है। और ये याद रखें, ये सब क्रियात्मक और संरचनात्मक, संरचनात्मक, संरचनात्मक व क्रियात्मक, क्रियात्मक, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो न्यूरॉन है। और ये भी ध्यान रखें, तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और तंत्रिका ऊतक की सबसे बड़ी इकाई जो है वो, सबसे बड़ी या संरचनात्मक इकाई या क्रियात्मक इकाई जो है वो कौन सी है, तो न्यूरॉन है। चलिए अगला क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद होता है। देखिए अम्ल का स्वाद होता है या अम्ल का पीएच मान पूछा जाता है। तो अम्ल जो है वो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। क्षार जो होते हैं, क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा, पीएच स्केल, पीएच स्केल का परिवार है। तो देखिए 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल का क्या है, परिवार होता है। मध्य पे होता है 7। पीएच मान कौन सा होता है, 7 होता है। 7 को क्या है, उदासीन बोला जाता है, उदासीन, उदासीन होता है। 7 से अधिक की अगर बात करें तो कौन सा होता है, क्षारीय होता है। कौन सा होता है, क्षारीय होता है। और 7 से कम का पीएच मान जो होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी
अम्लीय होता है। और 7 जो होता है वो क्या है, उदासीन पीएच मान होता है। पीएच स्केल का परिवार अगर पूछा जाए तो 0 से हम कर सकते हैं 14 के मध्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग के अंदर जो है वो एक भी एंटीजन जो है वो नहीं पाया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ओ के अंदर क्या है, नहीं पाया जाता है। और फिर एक बात ये भी याद रखें कि रुधिर वर्ग जो होता है, रुधिर वर्ग जो है यानी कि किस रुधिर वर्ग के सर्वाधिक व्यक्ति जो है वो भारत में पाए जाते हैं? तो बी पॉजिटिव के जो है वो रक्त वर्ग के समूह के व्यक्ति जो भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और एक बात ये भी याद रखना कि रुधिर वर्ग की खोज, रुधिर वर्ग की क्या है खोज, किसने की थी? खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा क्या है रक्त समूह है, रक्त वर्ग की क्या है खोज की गई थी। और बी पॉजिटिव के लोग जो है भारत में सर्वाधिक क्या है पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का भार अधिकतम होता है, यानी वस्तु का भार जो है वो किस स्थान पे क्या है अधिकतम होता है? तो वायु के अंदर क्या है सबसे अधिकतम होता है। उसी प्रकार से एक ध्वनि का पूछा जाता है, एक ध्वनि का भी पूछा जाता है और एक प्रकाश का पूछा जाता है। प्रकाश का, तो ध्वनि का जो है वो सर्वाधिक किस में होता है? ठोस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ठोस के अंदर होता है। ठोस में अगर बात करें तो सटील धातु, किसके अंदर? सटील धातु के अंदर होता है। और प्रकाश का सर्वाधिक वेग जो है वो किस में होता है? निर्वात के अंदर होता है। किसमें? निर्वात के अंदर होता है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो माध्यम जो है निर्वात के अंदर क्या होता है? शून्य होता है। और ठोस के अंदर क्या है? सबसे अधिक होता है। तो एक वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो वायु के अंदर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बायोगैस का प्रमुख घटक है, बायोगैस का प्रमुख घटक है तो कौन सा है? मीथेन है। या तो आपको मीथेन मिलेगा या आपको मिलेगा CH4। क्या मिलेगा? CH4। या आपको मिलेगा मार्स गैस। इसको क्या है? मार्स गैस भी कहा जाता है, जो सर्वाधिक दलदली भागों में क्या है पाई जाती है। चावल खेती के दलदली भाग जो होते हैं वहां सर्वाधिक पाई जाती है और ये सबसे जहरीली गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 से जो है वो कौन सी किरण निकलती है? तो इससे कौन सी गामा किरण निकलती है। कल हमने पढ़ा भी था कोबाल्ट 60 जो है, कोबाल्ट 60 किसके उपयोग में प्रयोग किया जाता है? किस में उपयोग किया जाता है? तो कैंसर उपचार में। कैंसर उपचार के अंदर जो है वो कोबाल्ट 60 का क्या उपयोग किया जाता है। और कोबाल्ट 60 सर्वाधिक किस विटामिन में पाया जाता है? ये भी पढ़ा था। तो विटामिन B12 के अंदर क्या है पाया जाता है और कैंसर उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर गामा किरण से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। एक तो इनका खोजकर्ता, गामा किरण का खोजकर्ता किसके द्वारा खोज की गई थी? तो हेनरी बेक्यूरेल द्वारा, हेनरी बेक्यूरेल द्वारा इसकी क्या है खोज की गई थी। और गामा किरण की भेदन क्षमता, भेदन क्षमता जो है वो सर्वाधिक है, ये भी याद रखें। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें कौन सी है? तो कौन सी है? गामा किरण, जिसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल द्वारा इसकी क्या है खोज की गई थी। और कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो गामा किरण निकलती है। कोबाल्ट 60 किरण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कैंसर उपचार के अंदर प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह जो है वो किसको कहा जाता है? ये आप सबको पता है। किसको? पृथ्वी को कहा जाता है। और लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? देखिए मैडम क्यूरी को जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है वो कब दिया गया, यानी कि पहली बार क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। तो पहली बार जो है वो 1903 के अंदर दिया गया। पहली बार 1903 के अंदर दिया गया, क्योंकि मैडम क्यूरी को जो है नोबेल पुरस्कार जो है वो क्या है 2 बार दिया गया था। कितनी बार? 2 बार दिया गया था। पहली बार जो है 1903 के अंदर दिया गया था और दूसरी बार जो है 1911 के अंदर दिया गया। वो किस क्षेत्र में दिया गया था? तो रसायन और भौतिक विज्ञान क्षेत्र में इनको क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2 बार दिया गया था। ये भी पूछा जाता है कि कितनी बार दिया गया था। तो 2 बार। पहली बार की अगर बात की जाए तो 1903 के अंदर दिया गया, दूसरी बार 1911 के अंदर दिया गया। किस क्षेत्र के अंदर दिया गया था? तो रासायनिक और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन
तंत्र का अंश नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो देखिए मूत्र मार्ग होता है, मूत्र वाहिनियां और गुर्दे, तो गर्भाशय नहीं होता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों के जनन के समय कौन सा टीका दिया जाता है? तो बच्चों के जनन के समय जो है कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी या पोलियो, सॉरी बीसीजी और पोलियो का टीका क्या है दिया जाता है। और याद रखें बीसीजी का टीका जो है वो किस उपचार में दिया जाता है? तो टीबी या क्षय रोग रोकथाम या इसके उपचार में दिया जाता है, तो बीसीजी का टीका दिया जाता है। बच्चों के जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? तो बीसीजी और पोलियो, दो टीके क्या है दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉर्निया शरीर के किस अंग में स्थित है? किस अंग का भाग है? तो कॉर्निया आप सबको पता है किस अंग का भाग होता है, तो ये आंख का भाग होता है। कौन से अंग का? आंख का भाग होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा अंग दान किया जाता है? तो कौन सा अंग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। कौन सा? कॉर्निया अंग क्या है दान किया जाता है। फिर इसका एक प्रतिबिंब पूछा जाता है, प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब जो है वो कॉर्निया पे किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? तो इस पे वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की भांति, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, जिसे कैमरे का लेंस भी क्या है कहा जाता है। तो कॉर्निया पे कौन सा किस प्रकार की भांति का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की भांति क्या है ये कार्य करता है, क्योंकि उत्तल लेंस पे क्या है वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। नेत्रदान के समय कौन सा अंग डोनेट किया जाता है? तो कॉर्निया डोनेट किया जाता है, और ये आंख का क्या है सबसे प्रमुख भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन, रक्त का थक्का बनने में जो है रोकने में, रक्त को बहने से रोकने में सहायक विटामिन जो है वो कौन सा है? विटामिन के हो जाएगा, सी ऑप्शन। और ए जो है, देखिए ए जो है विटामिन ए जो है, विटामिन बी जो है इससे क्या है बेरी बेरी रोग होता है। और डी से क्या है रिकेटस, रिकेटस या हड्डियों का टूटना। और के से क्या है रक्त का थक्का। और ई से जो है वो जनन शक्ति, जनन शक्ति ये का कमजोर होना या नपुंसकता को दूर करने के लिए इसका सेवन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? बल्ब का तंतु जो होता है वो किस धातु का जो क्या है बना होता है? तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन धातु का बना होता है। और एक ये भी याद रखेंगे, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब की खोज, विद्युत बल्ब की खोज किसने की? विद्युत बल्ब की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडिसन द्वारा, एडिसन द्वारा विद्युत बल्ब की क्या है खोज की गई थी। और बल्ब के फिलामेंट जो बना होता है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का। पहला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 200 डिग्री का मान ज्ञात करो। देखिए कोई भी संख्या हो, चाहे 100 जिस पर डिग्री या 250 डिग्री का मान अगर पूछा जाए तो डिग्री का मान जो है वो क्या है एक होता है। क्या होता है? घात में अगर डिग्री लगी हो तो उसका मान कितना होता है? एक होता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या है ज्ञात करनी है। देखिए क्रय मूल्य कितना दिया गया है? क्रय मूल्य दिया गया, हमें क्रय मूल्य दिया गया है 20। कितना दिया गया है? 20। फिर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 25 मूल्य। एक्चुअल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य को दबा लेंगे तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा 25। विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य को दबा लेंगे, कितना आ जाएगा? 20। अब देखिए हानि कितने की हो रही है इस पर? हानि कितने की हो रही है? हानि कितने की हो रही है? 5 की। कितने की हो रही है? 5 की हानि हो रही है। किस पर हो रही है हानि? हानि जो है वो किस पर हो रही है? तो 5 की हानि जो है वो किस पर? 25 पर हो रही है। किस पर? यानी 25 क्रय मूल्य पर हो रही है। गुणा में आ जाएगा 100। 5 से काटेंगे, 5 से, तो 5 से काटेंगे यानी कि 20% की हानि होगी। कितनी होगी? 20% की क्या है हानि होगी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए अगर आप क्या पूछा गया है कि 25 मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। मान क्रय मूल्य दिया गया है कितना? 20 दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 25 दिया गया है। एक्चुअल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मान निकालना हो तो देखिए क्रय मूल्य को दबा लेंगे तो क्या है विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य को दबा लेंगे तो कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य हमारा 25 है, विक्रय मूल्य कितना है? 20 है। हानि कितने की हो रही है?
हानि कितने की? 5 की। किस पर हो रही है हानि? 5 की हानि किस पर हो रही है? तो 25 पर हो रही है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 5 से 5, 5 से काटेंगे, यानी कि 20% की हानि हो रही है। बी ऑप्शन है राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1100 रुपए, इस पर 20% तथा 10% की क्या है? बटा छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि कितने में क्या है ये बेची जाएगी 10 और 20% की छूट देने के बाद। तो देखिए कितनी राशि दी गई? 1000 रुपए। छूट हमेशा, हानि हमेशा 100 से क्या है माइनस होती है, तो गुणा में कितना आ गया? 80, 20 घटाएंगे 80%, प्रतिशत हटाएंगे 100 लग जाएगा। फिर गुणा में क्या है? 10%, यानी कि 90, गुणा में क्या जाएगा? 100। अब देखिए इसको कट करते हैं, तो ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से कितने? 2 जीरो, 8 में क्या हो गया? 72 गुणा 10, तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा? 720। कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा? 720, 720 हो जाएगा। तो देखिए इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, कोई राशि 20 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की क्या है 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करो। या 2 गुनी पूछी जाती है या 4 गुनी पूछी जाती है, तो अलग अलग तरीके से क्या है सोल्व होती है। तो क्या दिया गया, यानी कि माना कि 100 रुपए की राशि है और वो कितनी हो जाएगी? 3 गुनी, यानी कि 300 रुपए क्या है हो जाएगी। 300 रुपए क्या आ गया हमारा? मिश्रधन आ गया। क्या आ गया? मिश्रधन। तो देखिए ब्याज कितना हो गया? ब्याज कितना हो गया? 200 रुपए। ब्याज कितना है? ब्याज जो है वो कितना आ गया? 200 रुपए आ गया। कितना आ गया? 200 रुपए। तो इस प्रकार से अगर आपसे दर दी गई हो, दर पूछा गया हो या समय पूछा गया हो, तो ब्याज से क्या है उसको भाग कर देंगे, तो यानी कि क्या दिया गया है? 20, समय कितना दिया गया है? 20%, 20 को भाग लगा देंगे जीरो, यानी 10% की दर से क्या है कोई राशि अपने से स्वयं से क्या है 3 गुना हो जाएगी। माना कि हमने राशि 100 माना था और 100 से कितनी होगी? 300, मिश्रधन आ गया 300, ब्याज कितना है हमारा? 200 रुपए, तो ब्याज को क्या है समय से क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से काट इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 10%। 10% की दर से 20 वर्ष के अंदर कोई राशि क्या है अपने से 3 गुना हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, राम श्याम मोहन की आय का अनुपात 3:2:5 है तथा इनकी कुल आय 6000 है, तो श्याम की आय ज्ञात करो। देखिए राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या होता है, तो हमें क्या दिया गया है? राम की दी गई है, राम, श्याम और मोहन, इन सब का अनुपात कितना दिया गया है? 3:2:5 दिया गया है। इनको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा, टोटल जो है वो अनुपात कितना आ गया हमारा? 10 आ गया। फिर देखेंगे कुल आय कितनी दी गई है? 6000। कितनी दी गई है? 6000 को 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 6000 को, तो यानी एक बराबर कितना आ गया? 600 मान आ गया हमारा। तो अब देखिए किसकी पूछी गई है? राम की पूछी गई या मोहन की? तो इसमें हमारे पास पूछी गई है श्याम की आय पूछी गई है, तो श्याम का अनुपात कितना है? तो 2, तो 600 से क्या है 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1200 आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछी जाती राम की, तो राम को क्या है 600 से 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा? 1800। अगर आपसे मोहन की पूछी जाती तो मोहन का अनुपात कितना है? 600 इंटू 5, 3000 रुपए। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सभी संख्याओं यानी लगातार पूछी गई है 60 तक की, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रथम पद, या बोल सकते हैं पहली संख्या गुणा पहली संख्या क्या है? गुणा में क्या पूछा जाता है? सॉरी, पहली संख्या प्लस कितनी? अंतिम संख्या, या जिसको n मानते हम, तो बटे में आता है 2। पहली सम संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, प्लस कितनी है? 60 बटे में 2, तो ये कुल हमारे पास मान कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 60 62 बटे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 31। यानी कि 60 तक की सभी लगातार सभी दिया गया है, या इसकी जगह लगातार मिलेगा आपको, लगातार सम संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? 31 होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 3600 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करनी है। देखिए दूरी किस में दी गई है? किलोमीटर में दी गई है।
समय कितना दिया गया है, घंटों में दिया गया है। तो चाल का सूत्र होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय। दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। अगर चाल मीटर में दी हो तो उसको किलोमीटर में डिवाइड कर लेना, या समय घंटे में दिया हो तो उसको सेकंड में क्या है मल्टीप्लाई कर देना और फिर भाग लगा देना। तो दूरी कितनी है 360 और समय कितना दिया गया है 6 घंटे, यानी कि उसकी चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मैसे 6 तथा लैसे 90 है। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या है, हमें ज्ञात करनी है। या पहली संख्या आपसे दी जाए कि पहली संख्या, या क्या पूछा गया है, यदि एक संख्या या पहली संख्या दी गई दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए पहली संख्या इसका फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे, या मैसे गुणा लैसे। तो पहली संख्या हमें क्या दी गई है, पहली संख्या क्या दी गई है 18 दी गई है। दूसरी संख्या हमें क्या है ज्ञात करनी है, बराबर का निशान है। लैसे कितना दिया गया है, लैसे कितना दिया गया है 6 दिया गया है, मैसे कितना गया है 90 दिया गया। बराबर का मतलब होता है भाग में। तो इसको देखिए कट करते हैं, ये कितना दिया गया 18, तो 18 5 कितना होता है, 18 5 कितना 90 होता है। तो 5 6 30, तो यानी कि दूसरी संख्या 30 है, पहली संख्या कितनी है 18। दूसरी संख्या अगर पूछी जाए तो कौन सी है, कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 40 डिग्री 60 डिग्री हो तो तीसरा कोण ज्ञात करें। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है चतुर्भुज का। किसका पूछा, चतुर्भुज का पूछा जाता है। चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं जिसमें 3 कोणों का क्या है मान दिया होता है और चौथा कोण पूछा जाता है। और इसी प्रकार त्रिभुज में जो है क्या है 3 कोण होते हैं कुल, जिसमें 2 कोणों को मान दिया जाता है और तीसरा कोण क्या है पूछा जाता है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। 2 कोणों का योग 100 दिया गया है तो माइनस कर देंगे, यानी तीसरा कोण जो क्या है 80 डिग्री होगा। इसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये याद रखना है। 3 कोणों का मान आपको दिया होगा और 360 से क्या है फिर उनको टोटल करके घटा देना है, माइनस कर देना है, चौथा कोण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्या है परिमाप ज्ञात करो। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो है क्या है क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, वो होता है भुजा की सुकेर। क्या होता है, भुजा की सुकेर, या कह सकते हैं भुजा इंटू भुजा होता है। तो भुजा की स्क्वायर 900 किसका वर्ग होता है, 900 किसका वर्ग होता है, तो 930 का वर्ग होता है। यानी कि भुजा जो है प्रत्येक एक भुजा हमारे पास कितनी आ गई 30 मीटर आ गई। फिर क्या पूछा गया है वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्या पूछा गया है परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप जो है वो होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा होता है। तो 4 गुणा भुजा कितनी है 30, यानी कि 120 क्या आ जाएगा हमारा मीटर जो है वर्ग का क्या है परिमाप आ जाएगा, जिसका क्षेत्रफल कितना है 900 है। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, वो होता है भुजा की स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को एक साथ कितने दिन में क्या है पूरा करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला था ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। इस फॉर्मूले से क्या है इसको सोल्व करते हैं। तो यानी कि क्या दिया गया है, ए हमारे पास 12 दिया गया है, बी क्या दिया गया है 4 दिया गया है। तो 12 और 4 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो इसको गुणा करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, ये 3 से। तो यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 3 दिन के अंदर उसको क्या है पूरा करेंगे। फॉर्मूला क्लियर है, ए इंटू ए गुणा बी को मल्टीप्लाई कर देना, फिर ए प्लस को क्या है ए प्लस बी कर देना, दोनों का मान आ जाएगा। तो इसका 3 दिन ए ऑप्शन है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 6,000 रुपए की राशि पर वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का 10% की दर से मिश्र धन ज्ञात करो, न कि साधारण, न कि ब्याज पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है मूलधन कितना है 6,000 गुणा क्या फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, दर कितनी, समय कितना है, तीनों समय या दर कोई भी आप पहले लिख सकते हैं बटे में 100 2 0 से 2 0।
ये आ जाएगा 30 इंटू 60 यानी कि 6 18, 1800 रुपये क्या आ गया ब्याज, क्या आ गया ब्याज। और मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है ब्याज, ब्याज प्लस क्या होता है मूलधन, ब्याज प्लस क्या होता है मूलधन होता है। तो 1800 6000 के अंदर क्या है ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7800 रुपये हमारा क्या है मिश्र धन है, आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या है, सॉरी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, 10 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या हो। देखिए संख्या को घटाया बढ़ाया नहीं गया, संख्या में 2 जोड़ा गया है। तो जिस प्रकार संख्या का औसत 12 था तो 2 जोड़ने के बाद औसत क्या है 4 हो जाएगा। संख्याओं की संख्या अगर घटती बढ़ती तो औसत क्या है चेंज होता 2। अगर इसी जगह कई बार 3 जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाए या 2 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा, 2 घटाया जाए तो 12 से 2 माइनस कर देंगे, 5 प्लस किया जाए तो क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा। तो क्या पूछा गया है 2 जोड़ा जाए, तो 2 को जोड़ने के बाद क्या है औसत है 2 प्लस करने के बाद 14 हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन है राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में 900 विद्यार्थियों में से 900 विद्यार्थियों में से 30% लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। यानी कि लड़कों की क्या है संख्या ज्ञात करनी है। 900 जो है, देखिए 900 जो दिया गया है वो अपने आप में क्या है 100%, अपने आप में 900 क्या है 100% है। हमें मान किसका ज्ञात करना है 30% का हमें क्या है ज्ञात करना है। कितना 30% का, 2 जीरो से जोड़ो 9 30 27 यानी कि 270। 30% लड़के हैं, 30% का मान आ गया 270। कितने 270 क्या है लड़के हैं। तो बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, क्या दिया गया है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोल को पार करती है, तो रेल 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की क्या है चाल ज्ञात करो। जस्ट पहले हमने सेम क्वेश्चन को क्या है सोल्व किया था, इसी क्वेश्चन को क्या है सोल्व किया था। इसमें चाल किस में दी गई है मीटर में, उसमें किस में थी किलोमीटर में, समय किस में दिया गया है सेकंड में दिया गया है, वहां किस में दिया गया था घंटा में दिया गया है। सूत्र अब जस्ट अभी पढ़ा था, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या होता है समय होता है। दूरी हमें 400 मीटर दी गई, समय हमें 20 सेकंड का दिया गया है। तो इसको इससे 0 से 0 काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 20 मीटर, 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। मीटर प्रति सेकंड, घंटा नहीं है सेकंड। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, E5 J10 और O15 दिया गया है, तो आगे अगली श्रृंखला पूछी गई। देखिए ई जो है वो 5वें स्थान पे होता है, जे जो है वो कौन से 10वें स्थान पे होता है, ओ जो है वो 15वें स्थान पे होता है, तो 20वें स्थान पे क्या होता है टी होता है, 20वें स्थान पे क्या होता है टी होता है। तो बी ऑप्शन क्या है इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि लोइन को QVNS लिखा जाता है तो टाइगर को क्या लिखा जाए। किसी कूट भाषा में क्या है कोड भाषा में क्या है पूछा गया है। तो देखिए एल के अंदर क्या है 5 जोड़ा गया है, क्यू ओ के अंदर जो है वो क्या है वी 5 जोड़ा गया है, आई के अंदर एन यानी कि 5 जोड़ा गया है, और एन के अंदर क्या है 5 जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार टी के अंदर 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, आई के अंदर 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, जी के अंदर 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, ई के अंदर 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा जे आ जाएगा, और आर के अंदर 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा डब्लू आ जाएगा। क्या आ जाएगा डब्लू आ जाएगा। तो देखिए वाई एन एल जे डब्लू किसमें सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहन एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री की माता है, तो उस महिला का मोहन से क्या संबंध है। यानी कि मोहन ने जो है क्या है क्या कहा गया है, मोहन ने क्या है इशारा करते हुए, यानी कि मोहन ने इशारा करते हुए किसको पिता को कहा मेरे पिता। मोहन ने इशारा करते हुए क्या कहा मेरे पिता के इकलौते पुत्र कौन है मोहन। फिर क्या कहा पुत्र की पुत्री, यानी मोहन पुत्र थे इकलौते, इनकी पुत्री, इनकी क्या पुत्री, इनकी क्या देखिए पुत्री की माता, यानी कि इस पुत्री की माता कौन सी माता का क्या जो क्या है संबंध दिया गया। एक बार फिर समझेंगे क्या दिया गया है
कि वह मेरे पिता के, एक औरत ने तस्वीर की और मोहन ने इस तस्वीर को इशारा किया कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र कौन है? मोहन। फिर क्या दिया? पुत्र की पुत्री, पुत्र कौन है? मोहन। फिर इसकी पुत्री, फिर क्या दिया गया? पुत्री की क्या है? माता, पुत्री की क्या है? माता। तो इनका संबंध क्या हुआ था? पति पत्नी का संबंध हुआ था। किसका संबंध? पति पत्नी का संबंध है। फिर क्या दिया गया है कि उस महिला का मोहन से क्या संबंध है, यानी कि मोहन का इस महिला से, इस माता से क्या संबंध है? तो ये क्या हुई? इसकी पत्नी। क्या हुई? इसकी पत्नी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न है, निम्न में से क्या है? भिन्न पूछा गया है। तो बसंत क्या है? एक ऋतु है। बसंत क्या है? एक ऋतु है। वसंत क्या है? एक ऋतु है। ऋतु है। शरद भी ऋतु है। मौसम अन्य हो जाएगा। ग्रीष्म भी क्या है? ऋतु है। तो तीनों क्या है? ऋतु। डी सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50, पुस्तक लेखक, यानी कि लेखक का संबंध क्या होता है? पुस्तक से होता है, राइटर होता है। फिर संगीत का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? गायक से होता है। किससे होता है? गायक से होता है। तो देखिए आज के सेक्शन को हम यही क्या है? समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या है? सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।